नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी पैडागॉजी की जो चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज अगले दो अध्याय, पहला भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका और दूसरा बहुभाषिकता, यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के पिछले वर्ष एग्जाम हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या और जो आने वाले प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही से आकलन करेगा। ए पार्ट, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी पार्ट, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। और सी पार्ट, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और आपका डी पार्ट है कि आजकल आम का दाम कितना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी पार्ट, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। जब आप इस प्रश्न में और क्यों लगा देते हैं तो वह अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देगा, जिससे उसकी भाषा क्षमता का सही से पता चल जाएगा और आप उसकी भाषा क्षमता का सही से आकलन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। दोस्तों सतत और व्यापक का मतलब मैंने आपको बताया था, सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला आकलन और व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण विषय क्षेत्र, यानी उसकी जितनी भी योग्यताएं हैं, संपूर्ण योग्यताओं का आकलन आपका व्यापक आकलन कहलाता है। तो पूछ रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। ए, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। बी, भाषा के व्याकरण का आकलन। और सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। और आपका डी पार्ट है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो पहले समझ लीजिए कि ये अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति का मतलब होता है हमारे अंदर जो विचार हैं उनको अपनी भाषा में किसी को बताना या अभिव्यक्त करना, ठीक है। और मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि मुंह से बोल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना या किसी दूसरे को बताना। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ए, संवाद अदायगी। बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। और सी है अपने अनुभवों का वर्णन। और डी, बातचीत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी पार्ट, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास है वो बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका है, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं संवाद अदायगी द्वारा, अपने अनुभवों के वर्णन द्वारा और बातचीत के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा। ध्यान से समझिएगा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? ए, नियम का उल्लंघन। बी, संदर्भ की समझ ना होना। और सी है नियम कंठस्थ ना होना। और डी है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जब हम अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा, जब हम छोटे होते हैं तो ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? नियमों का अति सामान्यीकरण। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है? डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे पांचवा, भाषा की व्याकरण की समझ को। ध्यान दीजिएगा, भाषा की व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी,
निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और आपका डी पार्ट है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा की जो व्याकरण की समझ है उसको कैसे आंका जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, संदर्भ पूर्वक। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, क्योंकि जो भाषा की व्याकरण होगी वो जब संदर्भ पूर्वक लिखी जाएगी या बोली जाएगी, वैसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो उन्हीं माध्यम से अच्छे से आप आंक सकते हैं। केवल जहां पे केवल मात्र ही लग जाता है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ये थोड़ा कम प्रभावी है। और सी पार्ट बिल्कुल सही है कि भाषा की व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। छठवां प्रश्न, राधा कक्षा 3 में पढ़ती है और वह, ध्यान दीजिएगा, राधा कक्षा 3 में पढ़ती है और वह, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है राधा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, बी पार्ट, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, सी पार्ट, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, डी पार्ट, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो दोस्तों पहले आप देख लीजिए, मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है, इसमें लिंग वचन क्रिया सब सही है, ठीक है, यानी जितनी भी चीजें हैं, मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है, जो लिंग है, वचन है, क्रिया है, आदि की दृष्टि से सर्वनाम भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए पार्ट, यानी लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सातवां प्रश्न देखेंगे कि भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ए पार्ट, शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि भाषा शिक्षण में जो शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्यों, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है, सी, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, और डी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका पार्ट सही है कौन सा, डी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें होना चाहिए अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आया था अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, इसका पार्ट कौन सा सही है, डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता, दोस्तों पहले ध्यान से समझिए कि बहुभाषिकता होती क्या है, तो दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता कहलाता है, अथवा, ध्यान से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता कहलाता है, अथवा एक कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हों तो वह कक्षा बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। यानी कुछ बच्चों, जैसे 10-15 बच्चे हैं तो 15 में से 10 बच्चों की जो भाषा है वो अलग है, यानी उनकी जो मातृभाषा है वो अलग अलग है, तो वह कक्षा बहुभाषिक कक्षा कहलाएगी। अब प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बी, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, सी, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, डी, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझ के बताइएगा। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है और कई तरीके से पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बाधा है, ये बिल्कुल निगेटिव है, समस्या है, ये बिल्कुल निगेटिव है, और इसका समाधान संभव नहीं है, ये तो निगेटिव है ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। आगे देखेंगे कि बहुभाषिकता से कैसे प्रश्न आते हैं। नवा प्रश्न है कि बहुभाषिकता, ए पार्ट, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा, बिल्कुल गलत, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बिल्कुल गलत, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, यह भी बिल्कुल गलत है, डी पार्ट, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट। ध्यान से समझ लीजिए, एक ही प्रश्न है, अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से आंसर देख के टिक करना है। आगे बढ़ते हैं।
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, दोस्तों ये भी बहुभाषिकता ही है, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। सी, अन्य भाषा या भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, बच्चों की किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, यानी बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त करने नहीं देता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी पार्ट, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। बाकी सब निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूरा करा सके और विभिन्न भाषाओं में पाठों की जो विषय वस्तु है उनका शब्दशः अनुवाद कर सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट, सरल प्रश्न पत्र बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है। पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि शिक्षक को हर भाषा का ज्ञान हो और वो हर भाषा में किसी न किसी भाषा का अनुवाद कर सके। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को, यानी उन बच्चों की जो मातृभाषा है उनकी जो संरचना है उनको जान सके। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान से समझिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमारी कक्षा में अगर बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। और आपका डी पार्ट है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि अगर बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनकी जो भाषा है उनको हम सम्मान देंगे। बाकी ये जो तीनों चीजें हैं ए, बी और डी ये गलत है, ठीक है। शिक्षार्थी दूसरे की भाषा क्यों सीखेंगे? उनको बहुत टाइम लग जाएगा अगर वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान करेंगे, ठीक है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो बहुसांस्कृतिक यानी बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है उसमें एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, सी, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें केवल ही मात्र लगा हो उसको पहले गलत कर दीजिए। तो इसमें ही किस में लगा है? डी पार्ट में लगा है और आपके बी पार्ट में लगा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अब कौन सा बचा? ए और सी, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए और सी पार्ट है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो जहां पर भी आ जाए अवसर देना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देना, बातचीत करने के अवसर देना, वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो वो बिल्कुल होगा क्या? सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, दोस्तों ध्यान से समझिए कि जो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां होती हैं वो भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। और सी पार्ट है, बच्चे, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है। तो दोस्तों भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती हैं तो वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव होती है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, एक ही बार में कोई सब कुछ नहीं सीख जाता, ठीक है। तो ये स्वाभाविक पड़ाव है। आगे बढ़ते हैं। अब 15वां प्रश्न देखेंगे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है अगर उसमें हम लोकगीतों को स्थान दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गायन को महत्व देना होगा, परंपरा का निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, और डी, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। क्या? भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अगर हम लोकगीतों को स्थान दे रहे हैं तो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए
भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बी पार्ट, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। सी पार्ट, उनकी क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। और डी पार्ट, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों ये पॉजिटिव टैग वर्ड है कि उनको परिवेश उपलब्ध कराना, परस्पर बातचीत करने के अवसर उपलब्ध कराना या प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा सीखने की जो क्षमता जन्मजात होती है तो बच्चों को भाषिक समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वो क्षमता और ज्यादा विकसित हो। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखेंगे कि एक बहु, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? पूछ रहा है सबसे कम महत्व किसे देंगे? ए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों को हम यह सिखाएं कि दो भाषाओं के मध्य जो अंतर है या समानता है उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। ठीक है। और बी पार्ट है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। सी पार्ट, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। और डी पार्ट है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एक बहुभाषिक कक्षा में किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका कोई महत्व नहीं है, ये बहुत कम ही महत्व है इसका। ठीक है, कि हम बच्चों को ये बताएं कि दो भाषाओं के बीच जो समानता है वो अंतर है, आप उसका विश्लेषण कैसे करें, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं और भाषा में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, यानी कई भाषाओं के जो शब्द हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। ए, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। ठीक है। बी पार्ट, सूर्य अस्त हो गया, इसको 10 बार लिखिए। सी, हिंदी पाठ में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। और डी पार्ट, समंदर या खत शब्दों को हिंदी रूप में कंठस्थ कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी पाठ में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो यह सबसे अच्छी गतिविधि होगी बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका आधार मुख्य है? ध्यान से समझिए कि जो भाषा सीखने की सिखाने की प्रक्रिया है उसमें किसका आधार मुख्य है? ए, पाठ्य पुस्तक, बी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सी, शब्दकोश देखना और डी, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।